अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज हम लोग थोड़ी सी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर हमें ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स कहलाती हैं। अच्छा, जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या चीज़ें करना होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स क्या हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अच्छा, अब इस पैराडाइम के अंदर हमें सबसे पहली जो चीज़ मिलती है दैट इज़ नोन एज द structured programming. Second one is known as unstructured programming. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो गई। थर्ड कहलाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ओके, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आप ऐसे पहले इन तीन बेसिक फंडामेंटल्स में से पास होंगे। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये तीनों पैराडाइम्स क्या हैं और ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एक्चुअली, एंड वेयर वी यूज़ दीज पैराडाइम्स, हम किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन तमाम में से, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये होती है कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम के फ़्लो को डिफ़ाइन करते हैं, बट वो प्रोग्राम इस काबिल नहीं होता कि वो एग्जीक्यूट होके अपना रिज़ल्ट जनरेट कर सके। यानी हम किसी प्रोग्राम की स्टेप्स को तो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, इट डिफाइंस द स्टेप्स ऑफ overall program but not able to execute and generate results। ठीक है, यानी मीन्स ये इस काबिल तो होते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के फ़्लो को बता सकें, लेकिन ये इस काबिल नहीं होते कि ये रन हो और रिजल्ट्स को शो करें। ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करें। It only defines the steps of that particular program, कि आपने किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। अब इसको कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, that is algorithm, second one is flowchart, and the third one is pseudocode। ओके, एल्गोरिथम ये क्या होता है, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप फ्लो को बताता है। व्हाट इज द फ्लो चार्ट? इट इज द पिक्टोरियल कहते हैं बेटा डायग्राम की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक सिंबल्स या आइकन्स को यूज़ करूं और एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं जो कि मुझे बताए कि इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ प्रोग्राम।
ठीक है, किसी प्रोग्राम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी स्टेप बाय स्टेप होती है, ये भी सीक्वेंस के अंदर होती है। सूडो कोड क्या होता है बेटा? सूडो कोड ये होता है कि डिफाइन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इन अ सिंपल description form using natural languages। अच्छा, ये नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होता है बेटा? जो लैंग्वेज हम डेली बेसिस के ऊपर बोल रहे होते हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, दैट इज़ इंग्लिश। तो आप उससे के अंदर सिंपल डिस्क्राइब कर दें अपने प्रोग्राम के फ्लो को इन द टर्म्स ऑफ अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, और सेंटेंसेस की फॉर्म में बता दें कि पहले सेंटेंस में हम बता रहे हो कि जी ये पहला स्टेप है, दूसरा फुल स्टॉप, फिर दूसरे सेंटेंस में बता रहे हो कि दूसरे स्टेप पे हम ये करेंगे फुल स्टॉप, फिर देन तीसरे सेंटेंस में ये है, चौथे सेंटेंस में ये है, एंड देन सो ऑन। तो दिस इज़ नोन एज द सूडो कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करें, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ टॉप पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आती है, यानी सबसे पहले हम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, इन चीज़ों को बिल्ड करते हैं, और जब हम देखते हैं कि अब हमें फ़्लो सही तरह से समझ में आ गया है, तो डेवलपमेंट हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम जाते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है? ये वो बेसिक प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम अपने फ़्लो को लिखते हैं। अच्छा, प्रोग्राम के फ़्लो को एक्चुअल बताते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि it has the capability to execute the program। ठीक है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है and print the desired results on the string। यानी जो भी आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है स्क्रीन के ऊपर। अब उसके अंदर हम किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज़ द सीक्वेंस। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ सिलेक्शन, एंड द थर्ड थिंग इज़ आइट्रेशंस, जिनको हम लोग अक्सर औकात, अगर आपको याद हो, तो हम लूप्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड टाइप होती है, और एक्चुअली जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग को ही हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है, और अगर हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करें देन वी आर कैपेबल टू एग्जीक्यूट द कमांड्स एंड प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है, जो कि हम एक्चुअली किसी IDE के ऊपर करते हैं। IDE कहते हैं बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और हम किसी स्पेसिफिक टूल को यूज़ करके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़, जिसको मैं हल्का सा हाईलाइट करूँगा इस वक्त, उसके बाद आगे जब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद कहलाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अच्छा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर वी डिवाइड our code into the small pieces
वी डिवाइड आवर कोड इनटू द स्मॉल पीसेस, यानी हम अपने कोड को स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं एंड देन कॉल देम एज नीडेड, यानी जब हमें ज़रूरत होती है तो सिर्फ हम उस पीस ऑफ कोड को कॉल करते हैं जितना हमें चाहिए। यानी हम तमाम कोड को एक साथ नहीं लिखते, हम अपने कोड को डिफरेंट पीसेस में तोड़ के लिखते हैं, डिफरेंट चंक्स में तोड़ के लिखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ उस कोड को कॉल कर लेते हैं जिसकी नीड है। दिस इज़ नोन एज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में फंक्शंस भी कहते हैं, प्रोसीजर्स भी कहते हैं, ये सब रूटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर या अपकमिंग क्लासेस में जब हम फंक्शंस या सब रूटीन्स के ऊपर आएंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस क्या कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमें क्लियर है। तो हम थोड़ा सा आज के लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, यानी हम सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए, दैट इज़ सी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, सी लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। अगर आप उसे डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो आपको टर्बो C++ के नाम से एक बहुत पुराना सा टूल मिल जाएगा जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है। आई थिंक इसको बोरलैंड टर्बो भी कहते हैं। इसका वर्जन 3.1 एटलीस्ट आप इंस्टॉल कीजिएगा, उससे पहले के वर्जन इंस्टॉल मत करिएगा क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं। तो 3.1 थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि और कौन से हैं जो लेटेस्ट है, दैट इज़ डेव C++, जो कि मेरे पास भी इंस्टॉल हुआ है। तो कोशिश करें, ये फ्री टूल है, आप गूगल के ऊपर जाके लिखें डेव C++ लाइक दिस। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। लाइक आप इधर आ जाएं, आप जस्ट लिखें google.com। ओके, यहाँ के जस्ट आप लिखें डेव C++ लाइक दिस, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, क्लिक करें। यहाँ पे आपको जो भी डाउनलोड के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है कि हम किस तरीके से डेव C++ को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ओके, जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं देन उसमें से सबसे पहली चीज़ है जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? Write the simple code in a sequence and the program will execute the results on the basis of the written commands। यानी जो कमांड्स आपने लिखी हैं बेटा, उन कमांड्स को यूज़ करते हुए उन्हीं सीक्वेंस के अंदर आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। दिस इज़ नोन एज द सीक्वेंस। ओके, अब कोडिंग होगी कैसे? तो हम साथ डेव C++ भी खोलते हैं और मैं यहाँ पे आपको, मेरे पास चूँकि इंस्टॉल्ड है ये और नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर आए, हमने कहा ठीक है जी, हम इधर आके जनाब डेव C++ फ्री लेटेस्ट वर्जन आपके सामने ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कोई और लिंक चेक कर लेते हैं। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ।
ओके ओके गाइस, मैंने एक वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई। अराउंड 70 MB है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। आई डोंट नो, 10 to 15 मिनट्स ले लेगा ये। मेरे हिसाब से हम आज ऑनलाइन सी एडिटर को यूज़ करते हैं, और आपको अच्छा है, इसका भी आइडिया हो जाएगा कि हम ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से है इसको हम देखते हैं। ये देखें गाइस, जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इसकी ओपन हो गई। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अभी कि क्या है, बट अभी इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और थोड़ा सा अपने एक्चुअल सिचुएशन की तरफ आते हैं, और फिर हम उसको वहाँ रन करके देखेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग भी मैंने लगा दी है, और जब तक हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सीक्वेंस अगर हमें करनी है, देन वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स फॉर सीक्वेंस। ठीक है, अब वो सीक्वेंस क्या है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज़, ये बात का यहाँ ख्याल रहे, द फर्स्ट स्टेप इज़ नोन एज द हेडर फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को लिखेंगे। द सेकेंड वन इज़ नोन एज द वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। The third step is initialization. The fourth step is process. The fifth step is output. ठीक है, and then end of the program. हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज पे काम कर लें, किसी टूल पे भी काम कर लें, अगर हम वहाँ पे एक सिंपल कोड जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ फ्री फ्रॉम दी कहना चाहिए लॉजिक्स, तो हम कह सकते हैं कि हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, ये अप्रोच जो स्टेप्स मैंने बताई है, that is for the simple program development। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम को अगर आपने डेवलप करना है, then you should know about the following defined steps। आपको इन स्टेप्स का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि हम इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज राइट अ प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज। ठीक है, 2 वैल्यूज भी दे देते हैं, लाइक 5 and 7, and print the result on the screen। अब अगर हम इस चीज़ को देखें, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिया है, ऑब्जेक्ट कहते हैं बेटा प्रॉब्लम को, कि हमें अब इसका प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि अगर इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे ऊपर वाले स्टेप्स को फॉलो करना है, तो वो स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है, मैं इस कोड को लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। पहला स्टेप क्या कहा जा रहा है, हेडर फाइल्स, है ना। पहले स्टेप्स में हेडर फाइल्स लिखा हुआ है, तो दिस इज़ नोन एज दी हेडर फाइल। ये आपकी हेडर फाइल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हेडर फाइल कहलाती है। अब हेडर फाइल होता क्या है,
हेडर फाइल बताता है कि अगर मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है तो प्रोग्राम कहाँ हुआ, फिर तो प्रोग्राम बेटा यहाँ से हुआ। ये पूरा कोड है आपका, दिस इज़ योर मेन प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम जो राइट होगा वो आपके मेन के फंक्शन के अंदर होगा। ये आपके मेन, ये जो मेन लिखा हुआ ना MAIN है ना, ये रिजर्व वर्ड है, ये प्रोग्रामिंग अपने लिए इस्तेमाल करती है। और दिस इज़ नोन एज दी मेन फंक्शन। तो मेन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, यकीनन हम उसमें कुछ कमांड्स लिखते हैं, एंड एवरी कमांड हैज़ सम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग अ कमांड ओवर हेयर दैट इज़ printf। तो printf का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर देना। अब टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने कहाँ लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर, printf के अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स लगा के। तो ये तरीका है किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने का। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि printf का मतलब लिखा कहाँ है। मुझे कैसे पता लगेगा कि printf का मतलब ये है कि इस टेक्स्ट को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। ये मतलब लिखा हुआ है बेटा इस लाइब्रेरी के अंदर, और इस लाइब्रेरी का नाम है stdio। S फॉर ST कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड को, STD स्टैंडर्ड को कहते हैं, और IO को कहते हैं इनपुट आउटपुट, और .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। जो हेडर फाइल अभी हम देख रहे हैं उसका एक्सटेंशन है .h। बट इसके शुरू में हैश भी लगा हुआ है। हैश क्या बताता है, हैश बताता है बेटा, हैश को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और इसका काम क्या होता है कि पहले प्रोसेसर को बता दो, पहले प्रोसेसर को, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, पहले उसको इंटीमेट कर दो, पहले उसको बता दो कि इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर लें। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल कर लें इस लाइब्रेरी को इस प्रोग्राम के साथ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि इस लाइब्रेरी को इस कमांड के साथ क्यों हम लिंक करें? ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि ये जो आपने कमांड लिखी है ना printf, इसका मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो जब आप इस कमांड को यूज़ करोगे और ये लाइब्रेरी अगर पहले से उसको मिल जाएगी मेरे प्रोग्राम को, तो वो समझ जाएगा कि इस कमांड का क्या मतलब है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाऊं और मैं किसी कोड वर्ड में बात करूं, सपोज़ कोई इशारा कर दूं या कोई स्पेसिफिक नाम ले लूं, तो जो तीसरा शख्स होगा उसको नहीं पता कि वो उस कमांड का मतलब क्या है। बट मेरा दोस्त कैसे पहचानेगा उस कमांड को? ऑब्वियस सी बात है, मैं उस कमांड का मीनिंग पहले से उसको बता दूंगा। अब उसके पास, उसके माइंड में, उसके ब्रेन में वो लाइब्रेरी मौजूद है। जैसे ही मैं उसको कमांड दूंगा, मेरे फ्रेंड का जो ब्रेन है वो फ़ौरन उसको प्रोसेस करेगा और उस कमांड के मीनिंग्स को अपने लाइब्रेरी से निकाल के ले आएगा। इसी तरह से जब हम प्रोग्राम करते हैं, नाउ दिस इज़ आवर ब्रेन, सब तमाम के तमाम प्रोग्रामिंग के कोड्स यहाँ लिखे हुए हैं, बट उनके मीनिंग क्या है? क्योंकि कमांड्स तो आप यहाँ मेन में डाल दोगे, मीनिंग कहाँ लिखे हुए हैं? मीनिंग मौजूद है इस लाइब्रेरी के अंदर जिसको आपने इस प्रोग्राम के टॉप पे ऐड किया है, और इसीलिए हम इसको हेडर फाइल्स कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप इज वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। वेरिएबल क्या होता है बेटा? देखें, जब मैंने अपने माइंड में दो वैल्यूज सोची, दैट इज़ 5 एंड 7, ये 5 है एंड देन 7 है, ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको मुझे ऐड करना है, और इसका रिज़ल्ट आएगा 12 जो मुझे स्क्रीन में प्रिंट करवाना है। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, 5 को और 7 को, तो जब अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग में तो ये कैपेबिलिटी रखी है कि जब मैं उससे 5 और 7 दूंगा
तो वो उसको माइंड में कहीं सेव कर लेंगे किसी कोने में जाके ना, न्यूरॉन्स कहते हैं, उस न्यूरॉन्स में टेम्पररी सेव कर लेंगे ताकि मैं उसको रिकॉल करवा सकूँ उस मेमोरी को, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से। बट द थिंग इज प्रोग्रामिंग के पास तो ब्रेन नहीं है, तो जब मैं उसको 5 प्रोवाइड करूँगा और जब मैं प्रोग्रामिंग को 7 दूंगा तो प्रोग्राम उसको कहाँ सेव करेगा? यकीनन मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में सेव करेगा। बट द क्वेश्चन इज रैम में कहाँ? तो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम क्या करता है, हर वैल्यू के लिए मेमोरी में एक छोटी सी स्पेस एलोकेट कर देता है, एक छोटी सी जगह ले लेता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जिनको वेरिएबल्स कहते हैं। उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है बेटा कि हम सबसे पहले ऐसे आते हैं और लिखते हैं इंटीजर। अब मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा बेटा कि जो प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़ का। कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, और एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकती है। तो अगर मुझे 5 को भी प्रोग्राम में सेव करना है और 7 को भी प्रोग्राम में सेव करना है तो 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो मैंने एक का नाम रख लिया A और दूसरे का नाम रख लिया B, और मैंने कहा कि A और B में जो सेव होने वाली वैल्यू है वो इंटीजर होगी। इंटीजर से मुराद होती है बेटा कि दैट वैल्यू शुड बी फ्री फ्रॉम डेसिमल पॉइंट्स। मैं उसमें 5.3, 4.9 पॉइंट नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ बस सिंगल वैल्यू। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। तो ये INT है, इसको इंटीजर कहते हैं INT को, और इसको डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन की, दैट इज़ इंटीजर। 2 वेरिएबल ले लिए A एंड B। अच्छा जी, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 12। तो 12 कहाँ रखेंगे हम? उसको भी मेमोरी में किसी जगह में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है रिजल्ट वेरिएबल भी इसमें होगा, एंड दैट इज़ C। अब मैंने अपने प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक A, एक B, एक C। और जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी सी लैंग्वेज के अंदर, तो क्या हुआ, मेमोरी में 3 छोटे छोटे एलोकेशन बन गई, 3 छोटे छोटे डब्बे बन गए। एक का नाम A हो गया, एक का नाम B रख दिया, तीसरे का नाम C रख दिया। अब क्या A, B और C में वैल्यूज़ हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेस मैंने आपको बताया था ना, इंटीजर A, B, C, ये फेस कहलाता है बेटा। दिस इज़ नोन एज द वेरिएबल डेफिनेशन, कि आप वेरिएबल को क्रिएट कैसे करोगे। और जब मैंने इसको इंटीजर दे दिया था INT, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को टाइप असाइन कर देना कि उन वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आके सेव होगी, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है बेटा कि ये तीनों वेरिएबल खाली हैं, इनमें कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे वैल्यू एडिशन करानी है 5 और 7 में। तो मैंने क्या किया बेटा, अगले स्टेप के अंदर बहुत आसान है, मैंने कहा A = 5। इसका मतलब है मेमोरी में जो खाली जगह है ना A, उसके अंदर क्या डाल दिया जाए? 5। तो ये 5 उठा और मेमोरी में खाली जगह पे चला गया। फिर मैंने कहा B = 7। इसका मतलब है क्या हुआ बेटा कि B7 उठा, इन 7 वैल्यू B में की खाली बॉक्स में जाके सेव हो गई। अब A और B मेमोरी के अंदर खाली नहीं है, A के अंदर 5 है और B के अंदर 7 है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप कहलाता है, मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ साथ साथ, कि जो पहला वाला स्टेप था, स्टेप 1 था, जो ऊपर वाले मैंने स्टेप्स लिखे हैं उसी को लिख रहा हूँ। पहला स्टेप था हेडर फाइल का, हेडर फाइल्स, ओके। दूसरा स्टेप क्या था बेटा? दूसरा स्टेप था वेरिएबल डेफिनेशन एंड
अच्छा, ये मैं आपको कमेंट डाल रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इन लाइन कमेंट का। आई थिंक सो आपने उस वीडियो को देख लिया होगा इन डिटेल, इसलिए मैं कमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा ये वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन है। ओके, नाउ ये दूसरा फेज़ भी हो गया। अब हम चलेंगे अपने तीसरे फेज़ की जानिब, एंड दैट इज़ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इनिशियलाइजेशन क्या होता है बेटा, आपकी मेमोरी की खाली जगहों को वेरिएबल्स वैल्यूज़ असाइन कर दी जाए। ठीक है, आपकी मेमोरी में जो भी खाली स्पेसेस हैं, खाली एलोकेशंस हैं, खाली वेरिएबल्स हैं, उनको वैल्यूज़ असाइन कर दी जाए। किस पर्पस के लिए? अगला स्टेप जो मैंने ऊपर लिखा है दैट इज़ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस से मुराद क्या है कि अब आप प्रोसेस ऑफ एडिशन करवाएंगे ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद था कि आपने एडिशन करवानी है, और आप देखें कि हेडर फाइल, वेरिएबल डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद प्रोसेस है कि जो कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करानी है उस कैलकुलेशन को भी आप परफॉर्म कर दें। तो अब आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे C इज़ इक्वल्स टू A प्लस B, यानी मीन्स जो भी A में पड़ा हुआ है मेमोरी में, जो भी B में पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, तो उन दोनों को ऐड करवाया जाए, और एडिशन के बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको C वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया जाए। तो आपका जो रिज़ल्ट है, यानी अब C भी खाली नहीं रहा, अब C वेरिएबल जो है उसके अंदर भी मेरा रिज़ल्ट जनरेट हो गया है, एंड दैट इज़ 12, बट वो इस वक्त मेमोरी के अंदर ही मौजूद है, मेरी आंखों के सामने नहीं आया। और उसको लाने के लिए हम अगला स्टेप करेंगे, और अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आउटपुट। अगर आप देखें तो ये रहा अगला स्टेप आउटपुट का है। ठीक है, कि हम आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे। तो मैं सबसे लास्ट में आया, और आउटपुट के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ printf। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा अगला स्टेप है दैट इज़ आउटपुट। तो याद रखिए, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करें, सी के अलावा भी आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चूँकि मेरे पास वैल्यू इंटीजर में है, तो वेरिएबल के अंदर से उसको कॉल करने के लिए हम %d लगाते हैं। ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं कि आप रिज़ल्ट किस वैल्यू में प्रिंट करेंगे। तो मैंने इसको बताया इंटीजर में प्रिंट करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपने रिज़ल्ट के फॉर्मेट को डिफ़ाइन करना होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया C, जो कि मेरा रिज़ल्ट वेरिएबल था जिसमें मेरा रिज़ल्ट प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद स्क्रीन पे 12 आ जाएगा। चलें इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और फिर लास्ट में था प्रोग्राम एंड, तो ये आपका प्रोग्राम एंड है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एंड। ये ब्रैकेट लाजमी क्लोज होगा आपके प्रोग्राम का, इस बात का ख्याल है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्लोज करेंगे। उसके बाद आप इसको कॉपी करें। ठीक है, और मैं अब वो ऑनलाइन एडिटर पे आ जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पास वो डाउनलोड नहीं हुआ था, इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, तो मैंने तब तक इसको रन करना मुनासिब समझा। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, एंड जस्ट अ मिनट, सब कमेंट्स प्रॉपर लगे हुए हैं। ठीक है, सही। ओके गाइस, अगर आप देखें तो मैंने इसे रन किया है, तो ये रन हो गया है। और जो टॉप पे हमारा वो आ रहा था, इसमें मैंने ये डबल सिंगल कोटेशन नहीं लगाया हुआ, कमेंट के डबल बैकस्लैश नहीं लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो हमने इसे चलाया तो देखिए हमारे पास ये स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया, दैट इज़ 12। ठीक है, बाकी हमारे पास स्टेप 2 वेरिएबल डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन वही है, प्रोसेस वही है, और आउटपुट वही है। ठीक है, तो अब आप
इसको अपने पास घर में ट्राई करें, सब्ट्रैक्शन करके देखें, मल्टीप्लिकेशन करके देखें दो वेरिएबल्स की, ठीक है, डिवीज़न करके देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मैं इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा और फिर हम उसको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है गाइस, मुझे आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की आप वो नीड है, ताकि आप एक तो जो मेरे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए बर वक्त। दूसरा सबसे अहम सिचुएशन ये है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे लाजमी मिलें, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे इन वीडियोस को किस हद तक इम्प्रूव करना है। ठीक है गाइस, और मैंने आपसे डाउनलोड का तरीक़ेकार शेयर कर लिया है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग भी डेव C++ इंस्टॉल कर लेंगे। मैं भी इंशाल्लाह इंस्टॉल कर लूँगा अपनी मशीन पे, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, डिफरेंट सिनेरियोज लेके आएंगे, और मैं आपको उसको बाकायदा उनकी अप्रोचेस को पकड़ना बताऊंगा कि उनको किन अप्रोच के तहत हम बनाते हैं, किन अप्रोच के तहत उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसी लेक्चर को सीक्वेंस पे रोक रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस के ऊपर रोक रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से, अब आपने घर में जो ट्राई करना है वो क्या करना है कि आप ठीक है, अब आप जो घर में ट्राई करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ 5 and 15 and 7। ठीक है, एक तो ये आप कर लीजिए। दूसरा आपने क्या करना है, आपने डिवीज़न करना है, डिवीज़न ऑफ टू वैल्यूज़ दैट इज़ 7 and 5, यानी आपने 7 को 5 से डिवाइड करना है, जो भी रिज़ल्ट आए आपने उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने रन करके देखनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है तो फिर यकीनन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन टास्क को भी परफॉर्म करूँगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो काइंडली मुझे कमेंट आउट कीजिएगा कि आप यहाँ तक जो है वो पहुँच गए हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर डिफरेंट IQ बेस्ड या IQ लेवल बेस्ड मैं डिफरेंट सिनेरियोज लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी लॉजिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करेगी, और एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली लॉजिक प्रोग्रामिंग ही वो वे है जो आपकी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर सकेगा, जिसको हम लोग लॉजिक बिल्डिंग अप्रोचेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।